साथियों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आइए एक बार फिर हमारा जो चर्चा का विषय रहा है पिछले कुछ दिनों से वह यह है कि NBS 2022-23 म्यूज़िक टीचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पे हम लोग बात कर रहे थे, कुछ विषय पे बात कर रहे थे। तो उसी क्रम में आज फिर चूँकि मैं 60 क्वेश्चन का एक चेकलिस्ट बना के दिया था टॉपिक वाइज कि कौन कौन से सब्जेक्ट आ सकते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आ सकते हैं, तो आज उसी क्रम में आगे बात करेंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप अपना तैयारी ज़ोरों शोरों से करिए, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट जो है वो बहुत जल्द आ जाएगा। जैसे ही आपका फॉर्म क्लोज होगा तुरंत एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा। तो एग्ज़ाम के डेट का वेट न करते हुए आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, जिसमें कि आपको हिंदी और इंग्लिश की तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी होगी। जो अगर रीजनल लैंग्वेज कुछ लिया हुआ है, बंगाली, असमीज़ या फिर मराठी, कुछ भी अगर आप रीजनल लैंग्वेज लिए हैं तो उसको आप अच्छे से तैयारी कीजिए। टोटल 30 मार्क के होंगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक बार फिर रिवाइज़ करा देता हूँ कि जो लैंग्वेज है उसमें आपको क्वालिफाई करने ही होंगे। 30 मार्क्स में 12 मार्क्स, यानी पर 10 मार्क्स में 4 मार्क्स ज़रूरी है। मतलब आपका अगर हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में भी हिंदी आप लिए हैं तो हिंदी आपका 20 मार्क का होगा। बट प्रत्येक पार्ट से जो आपका 10 क्वेश्चन होंगे उसमें से 4 क्वेश्चन सही होना कंपलसरी है। तो इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपकी जो वो मार्कशीट होगी, आपकी जो कॉपी होगी, वो जज नहीं पाएगी, उस मार्किंग ही नहीं होगा उसका। ठीक है, तो विशेष तौर पे आप हिंदी और इंग्लिश में भी पढ़ाई करिए। ये निकलता है। उसके बाद आपको GK, ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना, जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें हैं जो कि 40 नंबर के हैं, उसको भी आप तैयार कीजिएगा। उसके बाद आपका म्यूज़िक है, जिसकी तैयारी के बारे में हम लोग हर रोज़ चर्चा कर रहे हैं, हर रोज़ बात कर रहे हैं। तो फिर आप म्यूज़िक का जो 80 क्वेश्चन है उसमें से आप बेस्ट कीजिए। तो अगर म्यूज़िक में आप 80 में 75 प्लस कर देते हैं और बाकी सारे में अगर क्वालिफाइंग है तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू कॉल आएगी। तो आइए आगे के टॉपिक पे बात करते हैं। एक टॉपिक है ध्रुपद से संबंधित। चूँकि ध्रुपद से संबंधित भी 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि ध्रुपद के कितने अंग होते हैं, ध्रुपद किस किस घरानों में गाया जाता है, किस घरानों में ध्रुपद का छाया मिलता है। जैसे आगरा घराने में ध्रुपद का छाया मिलता है, या फिर विष्णुपुर घराना एक है जो कि ध्रुपद के लिए ही है। तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर बनती हैं। और ध्रुपद के कितने पार्ट हैं, तो 4 पार्ट जो हैं वो सारी चीज़ें याद रखिए। किसके द्वारा कौन कौन से बनाए गए, जैसे कि तानसेन को जो के द्वारा जो भी ध्रुपद है उस सब के बारे में भी अध्ययन आप लोग ज़रूर कीजिए। तो ध्रुपद का एक डीप अध्ययन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। फिर उसके बाद एक और टॉपिक है कि ध्रुपद, धमार, चतुरंग और ख्याल, ये सारी चीज़ें जो है इसके पार्ट कितने कितने होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कि चतुरंग के 4 पार्ट होते हैं ये तो पता है, त्रिवट है, त्रिवट के 3 पार्ट होते हैं पता है, बस उसके अंदर में क्या क्या पार्ट होता है, उसके क्या नाम है और उसमें क्या क्या गाया जाता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि त्रिवट का तीसरा पार्ट क्या है, या फिर चतुरंग का दूसरा पार्ट में क्या गाया जाता है ना। तो ये चीज़ें। और फिर धमार हो गया तो धमार को कब गाया जाता है, होरी के समय धमार गाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है किस ताल में गाया जाता है, त्रिवट किस ताल में गाया जाता है, आपका बड़ा ख्याल किस ताल में ज़्यादा गाया जाता है, छोटा ख्याल किस ताल में ध्यान गाया जाता है, ये सारी चीज़ें भी आप ज़रूर क्लियर कीजिए, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो ये तो रहे आपका ध्रुपद धमार के बारे में। बाकी अगला जो क्वेश्चन है वो आपका घराने की विशेषता। जैसे घरानों के बारे में तो आपने पढ़ लिया कि किस घराने से कौन कौन कलाकार आते हैं, किस कलाकार का संबंध किस घराने से, परंतु किस घराने की क्या विशेषता, ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है।
कि कहाँ पे आलाप गायकी ज़्यादा होती है, कहाँ पे ध्रुपद का ज़्यादा प्रभाव है, किस घराने में तान ज़्यादा लिया जाता है, ये सारी चीज़ें आप जो है क्लियर करना पड़ेगा। जैसे अष्टांग गायकी की बात आती है कि अष्टांग गायकी किस घराने में होता है, ग्वालियर घराने में अष्टांग गायकी होती है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको कि आपको तैयार करना है। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, इन सब से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत के बारे में, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम लोग स्वर में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें तो करेंगे। फिर जो कुछ वर्ड्स हैं उसको आप लोग करना होगा, जैसे कि वर्णम है, वहाँ पे जो वर्णम होता है वो हमारे यहाँ ख्याल का रूप ले लेता है, जैसे वहाँ जावली होता है वो हमारा ठुमरी हो जाता है। ये सारी चीज़ें जितने भी गायन शैलियाँ हैं, जो कर्नाटक संगीत में क्या नाम है उसका, हिंदुस्तानी संगीत में क्या नाम है, तो ये आपको दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन इस टाइप से बन जाता है कि कर्नाटक संगीत का जावली हिंदुस्तानी संगीत में किस नाम से है, तो ऑप्शन रहेगा, तो ये ज़रूर इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर तैयार कीजिएगा। अगला जो है हमारा रागों का विस्तृत अध्ययन, ये तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि रागों का जो अध्ययन है वो तो करना ही है। राग से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। मैंने देखा कि 5 से 7 क्वेश्चन लगभग राग से आ जा रहे हैं, कि राग की टाइमिंग को लेकर, राग के थाट को लेकर, राग के स्वर को लेकर, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है जीवनी संगीतज्ञों की, ये तो मैंने पहले ही बताया है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जीवनी के साथ साथ कुछ जो फेमस लोग हैं, जैसे ओमकार नाथ ठाकुर हो गए, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे पलुस्कर जी हो गए, है ना, ये आचार्य बृहस्पति, इन लोगों ने क्या योगदान दिया है। जैसे आचार्य बृहस्पति के द्वारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, तो श्रुति दर्पण नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है जो आचार्य बृहस्पति द्वारा। तो जब हम उनके जीवनी को थोड़ा और डीप में जाके पढ़ेंगे तो हमको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। भातखंडे जी द्वारा बहुत सारे विद्यालय की स्थापना की, उनका क्या योगदान है, तो इन लोगों के योगदान के बारे में भी हमें जानना बहुत अति आवश्यक है। तो जब भी आप पढ़िए इसको ध्यान में रखिए कि जीवनी पढ़ रहे हैं तो उनका क्या योगदान रहा है, हमारे संगीत के लिए कंट्रीब्यूशन कितना उन्होंने दिया है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप पढ़िए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं। और किस सन में दिया है ये भी आप याद रखिए। मैं थोड़ा सा डीप जाके आपको बता रहा हूँ। इस तरह से आप अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 75 प्लस 80 में से क्वेश्चन सही करके आएंगे। अगला जो हमारा जो टॉपिक है मेल के बारे में, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि किसके द्वारा कितने मेल माने गए, है ना। एक आप इसको शॉर्ट लिस्टेड कर लीजिए, एक जगह पे नोट कर लीजिए कि रामामात्य के द्वारा और सोमेश्वर के द्वारा कितने मेल माने गए, कितने थाट माने गए, ये सारी चीज़ों को एक जगह करके, चूँकि आप चाहे तो जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ साइड में चिपका दें, तो उस हमेशा आपके दिमाग पर रहेगा। इस सबसे ज़रूर क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे कि अहोबल के द्वारा कितने माने गए, लोचन के द्वारा कितने माने गए, कितने संस्थान माने गए, कितने थाट माने गए, ये सारी चीज़ें एक जगह आप मेंशन करके रखिए। अगली जो है, और थाटों के नाम भी, चूँकि शुद्ध सप्तक के नाम लोगों ने अलग अलग माने हैं। श्रीनिवास ने काफ़ी मान लिया शुद्ध सप्तक, इसी तरह से कनकांगी किसी ने मान लिया। तो ये सारी चीज़ें आपको जब भी आप पढ़िए अपने बुक से, उसको शॉर्ट लिस्टेड करके अलग कीजिए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न करने वाला बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कन्फ्यूज़न हमें पैदा कर देती है कि ये 12 था कि 14 था कि 18 था, तो ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सारे आंकड़े आसपास के ऑप्शन में जब भी आप देखेंगे तो वो आप ऑप्शन आपको लगेगा कि बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन सही कोई एक ही होता है, तो वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला जो हमारा टॉपिक है, बाज से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। मैंने देखा कि लास्ट ईयर बाज से, जैसे कि बनारस बाज के वादक जैसे राम साहब मिश्रा हो गए, या फिर बनारस बाज के और भी बहुत सारे लोग हैं, किशन महाराज हो गए, ये सारे लोग, तो इसी तरह से अलग अलग बाज है, फर्रुखाबाद बाज है ना। तो ये इनके कौन कौन से कलाकार हैं, इसका भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। हिंदुस्तानी और कर्नाटक थाट में मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ आपको जो पद्धतियाँ उनका आपको अध्ययन करना है। उसके बाद से हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में राग के नाम आपको थोड़ा सा देखना है, कि जैसे भूपाली है तो उसे मोहनम कहा जाता है उधर में। इस तरह के बहुत सारे राग हैं और बहुत सारे थाट है। जैसे थाट हमारा पूर्वी है तो उधर काम वर्धनी किया जाता है। तो ये चूँकि एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तो टॉपिक भी बहुत बड़ा नहीं है। आप
25 से 30 राग हैं, थाट हैं, जिसके नाम उधर दोनों के नाम अलग अलग है। तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए कि इधर क्या नाम है, उधर क्या नाम है ना। दोनों को एक जगह चार्ट में करके आप निकाल के आप चिपका लेंगे तो ये भी आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि उसे हिंदुस्तानी संगीत में किस नाम से पुकारते हैं और कर्नाटक संगीत में किस नाम से जानते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है उत्तरांग पूर्वांग। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा राग उत्तरांग है और कौन सा राग पूर्वांग है। मतलब ऐसा पूछ देगा कि सोहनी राग पूर्वांग का है या फिर उत्तरांग का है। तो उससे जैसे सोहनी उत्तरांग का होता है तो कौन सा राग पूर्वांग प्रधान है, ऐसा कर देगा। तो आपको इसमें देना होगा कि कौन सा पूर्वांग प्रधान है, कौन सा उत्तरांग प्रधान है। तो इस तरह से आप ज़रूर इन सारे रागों को एक लिस्टिंग करिए कि इतने राग उत्तरांग प्रधान है और इतने राग पूर्वांग प्रधान है। इसका एक और सबसे सटीक तरीका ऐसा होता है कि वादी संवादी से रिलेशन होता है। जिस राग का वादी स्वर उत्तरांग में जाता है उस पूर्वांग का हो जाता है, पूर्वांग प्रधान हो जाता है। जिसका पूर्वांग में वादी होता है वो उत्तरांग प्रधान हो जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें थ्योरी जब आप विशेष अध्ययन करेंगे, इसकी टाइमिंग को लेकर अध्ययन करेंगे तो बहुत ही अच्छा थ्योरी में दिया हुआ है। इन सबको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ये सारी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उत्तरांग और पूर्वांग के डिफरेंस को समझना पड़ेगा, राग के बारीकियत को, उसके वादी संवादी को समझना पड़ेगा, क्योंकि उससे रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो ये छोटी छोटी टॉपिक है, ये सारी टॉपिक एक दिन में ख़त्म होने वाली टॉपिक है, लेकिन समझना पड़ेगा उसको आपको याद रखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम के टाइम में आपको याद आए और आप उसे अच्छा से करें। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है ग्रंथों का विस्तृत अध्ययन, है ना। हाँ, तो ये जो हमारा लास्ट एक टॉपिक है जिसमें कि दिया हुआ है संगीत रत्नाकर। मान लीजिए कि संगीत रत्नाकर कितने अध्याय का है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया कि 7 अध्याय, सप्ताध्यायी संगीत रत्नाकर कहा जाता है। बट उसमें तीसरा अध्याय कौन सा है, चौथा अध्याय कौन सा है। नाट्य शास्त्र है तो वो टोटल अध्याय 36 है, लेकिन उसमें कितने से कितने अध्याय तक, जैसे 28 से 36 अध्याय तक संगीत का विवरण है। तो इसको आपको रटना है। और उसके साथ में 33 अध्याय में क्या है, 32 में क्या है, 30 में क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़ना है। बृहददेशी कितने अध्याय का है, उसके अध्याय में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो भी प्राचीन हमारे ग्रंथ हैं उसके कौन से अध्याय में क्या क्या चीज़ें हैं, इसको ज़रूर आप पढ़िएगा। दूसरा नंबर चीज़ जैसे कि भातखंडे जी द्वारा जो क्रमिक पुस्तक मालिका लिखा गया वो कितने भागों में लिखा गया, इसका भी अध्ययन बहुत ज़रूरी है। इसको भी हमें पढ़ना है। ये ग्रंथों में क्या क्या चीज़ें हैं, कब लिखी गई, कितने कितने अध्याय लिखे गए, क्या क्या कंटेंट है, इसको बस याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो साथियों, आज का भी आपको टॉपिक समझ में आया होगा। कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर हमारे क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे संपर्क कीजिए। और हमारे क्लासेस में यही होता है कि आपको अच्छे गाइडलाइन मिलेंगे, कम समय में ज़्यादा आउटपुट देने की हमारी पूरी कोशिश होगी। और आप अच्छे से मेहनत करिए, आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। आप सफल होएं और आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। हमारे तरफ से बेस्ट विशेस आपके लिए। थैंक यू।